Hello students, my name is Sandeep Nagar. I am working as senior physics faculty at PP Savani Center for Excellence, Avrama Center, सूरत। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो है अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन कैलकुलेट करना सीख लिया, यूनिट कैलकुलेट करना सीखा, डायमेंशन कैलकुलेट करना सीखा, लिमिटेशन एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन ने सोल्व करना सीख लिए। तो अब ऐसा नहीं है मैंने केवल देखो एनसीईआरटी चैप्टर 2 की बात करूं तो चैप्टर 2 में मैंने थोड़ा सा पार्ट यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है। चैप्टर 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे, भी टाइम लगेगा। पर उससे पहले मैं एक टर्म पढ़ा रहा हूं आपको, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स कुछ बच्चों को, जैसे बायो वाले बच्चे हैं उनको तो बेसिक मैथ्स का नाम सुनते ही थोड़ा सा फोबिया सा होता है, बायो वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। मैथ्स वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ये वाला टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स, ऐसा एज इट इज कोई एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा थ्योरी इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बुक में दिया है। कोई चैप्टर 1 2 3 4 5 6 अलग अलग चैप्टर में थोड़ा थोड़ा थ्योरी दिया हुआ है। मतलब जैसे देखो फिजिक्स को अगर पढ़ना है, फिजिक्स को समझना है तो आपको मैथ्स आना चाहिए, थोड़ी बहुत मैथ्स आना चाहिए। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स नहीं आती, इसीलिए वो बायो चूज कर लेते हैं और फिर बाद में फिजिक्स में उनको प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैथ्स के जो भी टॉपिक फिजिक्स में काम आ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, मैथ्स के वो टॉपिक जो फिजिक्स में काम आते हैं उन टॉपिक को मैंने अलग कर लिया और पूरा पूरा उन टॉपिक्स के अलग अलग अपन ने लेक्चर में डिवाइड करके उन लेक्चर्स को अपन पढ़ेंगे अच्छे से। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, मीन्स अगर जिन बच्चों को 10 तक मैथ्स में नहीं आता है या मैथ्स 10 तक की मैथ्स वीक है, तो भी अगर वो आज से भी अगर अपने जो लेक्चर्स हैं उनको सिंसियरली पढ़ाई करेंगे तो मेरा मानना है कि उनको काफी हद तक मैथ्स सीख सकते हो, काफी हद तक वो सीख जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही लेक्चर हो आपको बस लेक्चर से रिलेटेड जो भी थ्योरी है, थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। दूसरा असाइनमेंट्स वगैरह अच्छे से सोल्व करना है, डीपीपी वगैरह जो भी मिले, ठीक है। तो बायो वाले बच्चों के लिए स्पेशली और मैथ्स वाले बच्चों के लिए इसलिए है क्योंकि मैथ्स में आप मैथ्स तो पढ़ने वाले हो, बट यहाँ फिजिक्स में वो वाली मैथ्स भी यूज होगी जो आपके 12th में आने वाली है या 11th। अभी तो आप लोग 11th में बेसिक थोड़ा बहुत मैथ्स आप लोगों ने पढ़ा होगा हल्का फुल्का सा, बट यहाँ फिजिक्स में बहुत सारी अलग मैथ्स आ जाती है, ठीक है। मीन्स जो आप 12th में पढ़ोगे या 11th के लास्ट में पढ़ोगे तो वो तो अभी आपने पढ़ी नहीं है। तो तब तक अपन फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ऐसा तो नहीं कि मैं 12th में जाऊंगा तब सोल्व करूंगा, जब तक के लिए वेट नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या करना है, अभी से ही मैंने मैथ्स का वो पार्ट कलेक्ट कर लिया है जो फिजिक्स में काम आने वाला है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये मान के चल रहा हूं आपको जीरो मैथ्स आती है, हर बच्चे को, चाहे वो बायो का है या मैथ्स का है, मैं मान के चल रहा हूं कि उसकी मैथ्स बिल्कुल जीरो है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ये मैथ्स के जो भी लेक्चर है उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना आपको, क्योंकि फिजिक्स तब शुरू होगी जब आपको मैथ्स आती है, ठीक है। फिजिक्स आपको थ्योरी, फिजिक्स की थ्योरी सबको क्लियर हो जाएगी। देखो आपके साथ 10th में क्या होता था, जैसे साइंस के न्यूमेरिकल करते थे, सर हमें कॉन्सेप्ट सारे तो आते हैं, कॉन्सेप्ट तो हमें सब आते हैं सर, बस न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते हमसे, बाकी हमें थ्योरी सब कुछ आता है। वो न्यूमेरिकल केवल और केवल मैथ्स की वजह से ही आपके अटके हुए थे। सर हमें मैथ्स भी आती है, साइंस भी आती है, पर न्यूमेरिकल नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। आपको अगर सही से साइंस में फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए ना, सही से फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बाकी तो मैथ्स है, कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मैं यहां से आपको आज से ही बेसिक मैथमेटिक्स, और वो बेसिक मैथमेटिक्स कुछ तो पार्ट आपने 10th में पढ़ा होगा और कुछ पार्ट 11th में पढ़ोगे, कुछ पार्ट आप 12th में पढ़ोगे। मैथ्स वाले स्टूडेंट, बायो वाले के लिए तो मैथ्स का तो अब चैप्टर ही क्लोज हो गया ना 10th के बाद, तो अब मैथ्स नहीं आने वाली है, आपको थोड़ी मैथ्स पढ़नी, बट उस मैथ्स का यूज फिजिक्स में होगा। उसके लिए जो मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर, आपको बेसिक मैथमेटिक्स के जो लेक्चर आने वाले हैं लगातार, उनको आपको अच्छे से करते चलना है, ठीक है। क्योंकि बायो वाले बच्चों के साथ में दिक्कत आती है, लास्ट में जाके आएगी कि सर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं वापस बोल रहा हूं, मैं जीरो से स्टार्टिंग कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, उसके अकॉर्डिंग अपन शुरुआत करते हैं।
मैथ्स वाले वो स्टूडेंट्स जिनको आता भी है फिर भी उनको अच्छे से करना है। क्यों? क्योंकि आप जो है, मैं इसमें जो जो पार्ट कवर करूंगा वो 11th 12th पूरा मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में, मैथ्स में तो बहुत लेट आएगा, मैथ्स में सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं वेक्टर 12th में, तो जब तक थोड़ी वेट करोगे आप लोग। ठीक है, आपको तो अभी से करना है ना, क्लियर है? तो अब यहाँ पे अपना ये जो नया पार्ट है, फिर बोला एनसीईआरटी में ये जो थ्योरी है अलग अलग चैप्टर्स में थोड़ी थोड़ी डिवाइडेड है, क्लियर है? कोई चैप्टर 3 में दिया हुआ है, कोई 5 में दिया है, कोई 7 में। मैंने सारी मैथ्स को कलेक्ट करके पूरा अपन लगातार सारे लेक्चर में कवर कर लेंगे। 20 से 25 लेक्चर लगेंगे, 20-25 लेक्चर में अपनी पूरा मैथ्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, फिर अपन फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है, अगर आपकी मैथ्स अच्छी होगी, अगर मैथ्स अच्छी है तो फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल इजीली हो जाएंगे। तो देखो क्या क्या पढ़ना है आप, देखो हेडिंग है बेसिक मैथ्स, चैप्टर का नाम है नया बेसिक मैथ्स। अब इस बेसिक मैथ्स में कौन कौन से अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं? अभी तक अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा, वो तो बिल्कुल बेसिक था फिजिक्स का, उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती और उसमें इतनी हायर मैथमेटिक्स या इतनी कॉम्प्लेक्स मैथ्स का यूज नहीं था, इसलिए सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब जो आगे अपन को पढ़ना है, जैसे मैकेनिक्स या काइनेमेटिक्स v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशंस आप 9th में लगा के आए हो, न्यूटन्स लॉ लगा के आए हो, तो उन सभी में क्या है ना, मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, शुरुआत में पूरी मैथ्स पढ़ लेते हैं अपन एक साथ में, ठीक है, ताकि अपने को फिजिक्स में कहीं रुकने की जरूरत ही नहीं पड़े, जहां भी मैथ्स आए धड़ाधड़ आप सब पूरी मैथ्स लगा दो और आपके न्यूमेरिकल में कोई रुकावट ना हो। ठीक है, तो इसीलिए अपन बेसिक मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं। अब इस बेसिक मैथ्स में अपन कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे ये मैं बता देता हूं। पहला एक टॉपिक आएगा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, क्या इसकी कहानी है, वो सब मैं समझा दूंगा। फंक्शन किसी भी बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ा है, ना तो 10th बायो वाले बच्चों ने पढ़ा है, बायो वाले बच्चों ने तो 10th तक की मैथ्स पढ़ी, वहां आपको फंक्शन नाम की कोई चीज नहीं पढ़ाते। ना ही वो बच्चे जिन्होंने 11th में मैथ्स लिया है वो फंक्शन पढ़ेंगे, वो फंक्शन पढ़ेंगे 12th में जाके। आपको फंक्शन का बिल्कुल बेसिक बताऊंगा मैं, जो फिजिक्स में यूज होता है, बस आपको इतना ही करना है, उससे ज्यादा आपको दिमाग में लगाना। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री। अब वैसे तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोग 10th में पढ़ के आए हो, 9th में भी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने, 10th में भी पढ़ा है। तो कुछ पार्ट तो मैं आपने जो 9th 10th में पढ़ा है ना वही डिस्कस करूंगा, और कुछ पार्ट ऐसा डिस्कस करूंगा जो आपने 9th 10th में नहीं पढ़ा है। अब जो बच्चे, जिन स्टूडेंट्स ने 11th में मैथ्स लिया है उनका तो ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ है, मीन्स वो ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं पढ़ते रहे हैं, बट जो बच्चे बायो हैं उनका टच ट्रिग्नोमेट्री से चला गया, इसलिए यहां मैं ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूं। अब कुछ बच्चों को तो ट्रिग्नोमेट्री सुनते ही डर लगता है कि सर हमारे तो दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री नहीं घुस। बेटा जब मैं समझा रहा हूं ना तो सब समझ आएगा, बस आप ये पहले तो जो बच्चे, कुछ बच्चे क्या होते हैं बायो सब्जेक्ट ही इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उनको मैथ से डर लगता है, हकीकत है ये। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं अगर मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आएगा। ठीक है, बस आपको अपनी तरफ से इफर्ट लगाना है और दिमाग से निकाल देना है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आने वाली। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड, ये ट्रिग्नोमेट्री के बाद एक टॉपिक पढ़ा दूंगा आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ टॉपिक्स अपन कवर करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री एंड सिंपल ज्योमेट्री दोनों। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। फोर्थ, इसके बाद अपन पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रा सिंपल जो आपने 10th में पढ़ी है वही, ज्यादा नहीं। ठीक है, हल्का फुल्का थोड़ा सा आगे वाला टच दूंगा जो 11th वाला होगा। 11th में अगेन अलजेब्रा का तो पूरा बुक है, ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों के लिए, पर फिजिक्स में जो यूज होगा ना वही पढ़ेंगे अपन अलजेब्रा के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन 5th वाला पॉइंट, डिफरेंशिएशन, जो कि सभी बच्चों के लिए नया होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो है सभी बच्चों के लिए नया होगा, मींस सभी बच्चों ने अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, ना तो मैथ्स में पढ़ा है, नहीं आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। हो सकता है कोई बच्चों ने 10th में पढ़ा हो तो वो अलग है डिफरेंशिएशन, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा मानना है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा होता है। अब मैथ्स वाले बच्चे अगर ये वेट करेंगे कि हमें तो डिफरेंशिएशन मैथ्स में पढ़ा दिया जाता है, तो बेटा मैथ्स में तो 12th में पढ़ाओगे, 12th भी आधा खत्म होगा तब डिफरेंशिएशन शुरू होगा, तो जब तक तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल का वेट नहीं कर सकते ना। फिजिक्स के न्यूमेरिकल तो आपको अभी से शुरू करने हैं, वो तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक मैथ्स क्लियर होगी, इसलिए आपको बेसिक मैथ्स पढ़ना जरूरी है मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। 6, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट 7th है वेक्टर।
ठीक है, वेक्टर जो है आप लोग पढ़ोगे 12th में मैथ्स वाले बच्चे। बायो वालों के लिए तो कहानी खत्म है, बायो वालों को तो फिजिक्स में ही पढ़ना है मैथ्स। ठीक है, तो ये जो मैं बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ना है बायो वाले बच्चों को स्पेशली, क्योंकि उनको केमिस्ट्री में भी हेल्प मिलेगी यहाँ से। ठीक है, केमिस्ट्री में भी तो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, और मैथ्स वाले बच्चों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि उनने इनमें से ज्यादातर टॉपिक जो है अभी नहीं पढ़े हैं। क्लियर है, तो ये मैंने सारी कहानी समझा दी आपको बेसिक मैथ्स की, कि बेसिक मैथ्स में ये बेसिक मैथ्स पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है अपने को। क्लियर है, अब इसमें एक टर्म है सबसे पहली फंक्शन, तो अपन फंक्शन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। क्या होता है तो फंक्शन, ये देख लेते हैं जरा। तो सबसे पहला हेडिंग आ जाएगा अपना क्या, फंक्शन। अब फंक्शन क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं अपन। तो आज वाले लेक्चर में अपन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या है देखो, इसको समझ लेते हैं। फंक्शन पहली टर्म तो ये है, जो ये फंक्शन मैंने लिखा है, इस फंक्शन का जो फंक्शन नाम आपने सुना है अभी तक, फंक्शन के नाम पे आपने क्या सुना है, वो बर्थडे पार्टी वाला फंक्शन या शादी, वो वाला फंक्शन नहीं है बेटा, ये मैथ्स वाला फंक्शन है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अगर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मीन जब मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे ना इसको 12th में, तो उनको तो मैथ्स वाले स्टूडेंट को फंक्शन पढ़ाया जाता है 15 से 20 दिन तक, मीन्स 15 से 20 लेक्चर तक। ठीक है, बट अपने को सिंपल थोड़ा सा पढ़ना है उसका सरफेस लेवल पे, और बहुत ही इजी वे में सबको समझ में आ जाएगा फंक्शन क्या है। तो फंक्शन का मतलब दो वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल तो सभी बच्चे जानते होंगे। वेरिएबल्स मतलब जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता, वेरी करता रहता है, जैसे एक्स, जैसे आप मैथ्स में लेते हो ना एक्स वाई जेड। ठीक है, तो मैथ्स में जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड इस टाइप से लेते हो, एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और एक टर्म आती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, पाई, पाई का वैल्यू 3.14। ठीक है, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल आप सभी को पता होगा। तो फंक्शन सिंपल सा एक टर्म है। फंक्शन का मतलब है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच का सिंपल सा रिलेशन लिख दो, उसी को फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, दो से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, बट अपन अभी दो की कहानी समझते हैं। 3 4 5 10 15 20 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, पर जनरली अपन दो की समझ लेंगे ना तो बाकी सबकी कहानी हो जाएगी। तो दो वेरिएबल होते हैं। अब दो वेरिएबल किस टाइप से हो सकते हैं, देखो मैथ्स में जो आप लेते हो वेरिएबल्स, मैथ्स में वेरिएबल भी सब लिख देता हूं मैं। वेरिएबल्स क्या लेते हो मैथ्स में आप, एक्स वाई जेड इस टाइप से लेते हो। और कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट तो आपको पता ही होगा, जिसका वैल्यू फिक्स होता है कांस्टेंट पाई, और जिसका वैल्यू पाई का वैल्यू पाई कांस्टेंट है। बाकी 10 37 ये इस टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स के बीच का कोई भी रिलेशन हो उसी को आप फंक्शन बोल देते हो। ठीक है, वैसे वेरिएबल खूब सारे हो सकते हैं अलग अलग, जैसे आर भी तो वेरिएबल है, रेडियस ऑफ सर्कल, कोई भी सर्कल का रेडियस है। ठीक है, और मान लो आर वी कोई वॉल्यूम हो गया, चलो वी को हटा देते हैं, वी वॉल्यूम भी वेरिएबल हो सकता है, बहुत सारी वेरिएबल्स हो सकते हैं, पर जनरली अपन मैथ्स में क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहां पे जो फंक्शन है, जो वेरिएबल्स है, अब उनके बीच का रिलेशन किस टाइप से लिखना है। तो जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, एक फंक्शन लिखता हूं, जैसे y, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूं y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। ये आप सभी ने देखा होगा इस टाइप की इक्वेशन। ये एक सिंपल फंक्शन है। ठीक है, इसमें फंक्शन में दो वेरिएबल आ रहे हैं क्या, एक वेरिएबल तो x है और एक वेरिएबल y है। क्लियर है, मींस यहां आप x की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो y की आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है इसी को फंक्शन बोल दिया जाता है। सर ये तो हमें पता था, अरे पता तो था बेटा आपको, पर ये नहीं पता था ना इसी को फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो आपने बहुत सारे फंक्शन देखे होंगे इस टाइप के, बहुत सारे रिलेशन देखे होंगे। तो दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं x की अलग अलग वैल्यू पुट करता हूँ तो y की वैल्यू भी मेरे पास अलग अलग आ जाएगी। जैसे मान लो मैंने x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y कितना आएगा 2, यहाँ 0 स्क्वायर 7 0 प्लस 8, तो ये कितना आ गया 0 0 8, ये आ गया 8। अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ तो y कितना आएगा 2 1 स्क्वायर 7 इंटू 1 प्लस 8, तो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 2, 1 ही रहेगा ना, तो ये 2 तो ये आ गया प्लस 7 प्लस 8, तो ये हो गया 17 के। ऐसे और भी वैल्यू रख सकते हो आप अलग अलग,
मीन्स ये जो y है, ये y वाला जो वेरिएबल है ना, ये y की वैल्यू जो है x पे डिपेंड कर रही है क्या? मीन्स x का वैल्यू मैं अलग अलग पुट करूंगा, x की वैल्यू कुछ पुट करूंगा तो जाके y आएगा क्या? x की कुछ वैल्यू पुट की जाएगी तब जाके y की कैलकुलेशन होगी। तो यहां पे जो बोला जाता है, ये जो x है, देखो यहां ये जो x है और y है, x और y तो दो वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अब इस x को बोला जाता है x और y। एक वेरिएबल का नाम मैं बताता हूं, दोनों वेरिएबल के नाम अलग अलग होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक तो क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप समझो जरा कौन सा वाला डिपेंडेंट होगा, x और y। ये वाली इक्वेशन में x और y में देखा जाए तो कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? ये y जो है x पे डिपेंड कर रहा है क्या? तो ये y है डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे मैं y को क्या लिख सकता हूं? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और x को क्या लिखा जा सकता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो x है ये फ्री है, ठीक है, x का वैल्यू कुछ भी लिखा जा सकता है, बट ये y का वैल्यू जो है ना वो x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए y को क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है। अब इसको जो है फंक्शन में इस टाइप से लिखा जाता है, ये जो y है ना, इस y को इस टाइप से लिख दिया जाता है, y इक्वल टू f(x), ठीक है। और इसको किस टाइप से रीड करेंगे? y इज फंक्शन ऑफ x। इसको इस टाइप से रीड किया जाता है, y जो है वो x का फंक्शन है। क्लियर है? y इज फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? अब यहां पे x की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे, देखो ये वाली टर्म आपके लिए नहीं होगी इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन, y इक्वल टू fx, ये वाली टर्म आपके लिए नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूं, ये आप लोगों ने लिख लिया हो। तो ये जो y इक्वल टू fx है, अब देखो यहां पे क्वेश्चन में अगर कभी, देखो अगला एग्जांपल समझाता हूं, ऐसा लिखा है कि fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16, ये ऐसा लिखा है ना, इसका मतलब आपको इस fx को y मान लेना है, सिंपल सा, y इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसका मतलब ये जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16, मतलब उस y को थोड़ा सुंदर सा लिख दिया जाता है इसे fx करके, ठीक है। ये y को fx क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो y है ना ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो ये y इक्वल टू fx जो लिखा है ना, इसमें ये x कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y कौन है? डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आप x की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। यहां पे भी तो कभी भी ऐसा लिखा है ना fx इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसका सिंपल मतलब यही है, इस टाइप से। क्लियर है? तो यहां पे ये इस टाइप से लिखा जा सकता है, fx को y लिख दिया, बाकी कहानी तो आपको पता ही है, इस टाइप से लिख दिया जाता है। मींस रिलेशन का मतलब क्या है? कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, उनके बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है। जैसे मैं एक और वेरिएबल, दो वेरिएबल लेता हूं, दोनों के बीच में रिलेशन लिखता हूं। जैसे आप सबको पता है v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, पता है ऐसा। अब यहाँ v क्या है? v जो है वॉल्यूम है, किसका है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और r क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर आ गया। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो उस स्फीयर की रेडियस पे डिपेंड करता है। मींस आप स्फीयर की रेडियस बढ़ाओगे तो स्फीयर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, स्फीयर की रेडियस कम करोगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। मान लो एक बलून है और अपन ये मान लेते हैं वो बलून जो है स्फेरिकल शेप का है, अब उसका अगर मैं रेडियस बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूं मैं, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे। तो इस वॉल्यूम को बोला जाएगा क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल, और इस आर को बोला जाएगा क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जरूरी नहीं है एक्स और वाई हो, ठीक है। और इस वॉल्यूम को इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, v इक्वल टू एफ आर, मीन्स वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ, वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। क्लियर है? तो इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, वॉल्यूम जो है किसका फंक्शन है? रेडियस का, v इक्वल टू एफ आर लिखा जा सकता है। तो कुल मिला के कुछ नहीं है,
अलग कुछ नहीं है, बस एक टर्म अलग आ गई आपके लिए, y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x, जो y है वो x का फंक्शन है। क्लियर है? तो ये इस टाइप से अपन है। और भी वेरिएबल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, खूब सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है, बट ये लिमिटेड मैंने 2 वेरिएबल आपको बता दिए, x और y वाले, और x और y के साथ में v और r वाला भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसकी कहानी समझते हैं जरा। नेक्स्ट जो है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जरा, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इससे। तो कुल मिला के फंक्शन कुछ नई टर्म नहीं है, ये सभी आपको पहले से पता है, बस ये नहीं पता था आपको कि इसी को फंक्शन बोला जाता है। बाकी कहानी तो आपको सब कुछ पता ही है ना पहले से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं जरा, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं थोड़ी और कहानी। तो क्या है देखो, जैसे आपको ये पता है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ठीक है। अब यहां पे मैं ऐसा लिख दूं x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितना आ रहा है 3, 1 स्क्वायर 8 1 प्लस 7, ठीक है। तो y कितना आ गया 3 प्लस 8 प्लस 7, तो y का वैल्यू कितना आ गया 18। मींस अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो मैंने नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड जो आप लोगों को पता था उससे लिख दिया, बट इसको थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड बढ़ा के इस टाइप से लिखा जाता है। फंक्शन की टर्म में f(x) लिख दिया इस टाइप से, 3x स्क्वायर 8x प्लस 7, इस टाइप से लिख दिया। अब आपको पता ही है ना, वो y की जगह f(x) लिख दिया और कुछ अलग थोड़ी किया इसमें। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, फाइंड f1। अब आपको इसका मतलब क्या लेना है, f1 मतलब, अब वो जो ऊपर वाली कहानी करी ना अपन ने, उसी को स्टैंडर्डाइज कर दिया फंक्शन की टर्म में, ये और कुछ नया नहीं किया। अब यहाँ क्या लिखा है फाइंड f1। फाइंड f1 का मतलब क्या है, देखो यहां से सोल्व करते हैं जरा। फाइंड f1, मुझे f1 का कैलकुलेशन करना है। ये f1 का मतलब सिंपल सा इतना है कि ये जो फंक्शन ये यहाँ x आ रहा है ना, उस x की जगह आपको क्या पुट कर लेना है, बस 1। मतलब ये जो ऊपर किया है ना अपन ने वही करना है, आंसर 18 ही है इसका भी, ठीक है। मतलब मुझे करना क्या है, ये जो fx था, fx का वैल्यू कितना था 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 प्लस 7, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, x की जगह 1 पुट कर दूं। अगर मुझे f1 चाहिए तो यहाँ x की जगह क्या पुट कर दूं, अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर लूंगा तो यहाँ क्या आ गया ये f1। तो यहाँ लिख देते हैं पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1। अब 1 ही क्यों पुट किया, किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है सर 1 ही क्यों पुट किया आपने, 2 क्यों नहीं पुट कर लिया। बेटा मुझे क्या कैलकुलेशन करना है f1 का, इसलिए तो 1 ही पुट करूंगा। अगर ये f2 का कैलकुलेशन करना था तो 2 पुट कर लेता। तो f1 की जगह क्या आ जाएगा, देखो f1 इक्वल टू 3, यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 प्लस 7, तो f1 का वैल्यू कितना आ गया, देखो 3 प्लस 8 प्लस 7। तो f1 को सोल्व करूंगा तो f1 का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से 18 आ गया क्या, और ऊपर भी 18 ही आया था क्या। तो कुल मिला के सब कुछ है वही, बस लिखने का तरीका मैंने बदल दिया, बाकी कुछ अलग थोड़ी हुआ इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से और क्वेश्चन करता हूं जरा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। मान लो आपको दे दिया जाए fx इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, ठीक है, ये दे दिया आपको। एंड फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, देखो फाइंड f0। अब मैं 2-3 टर्म पूछ रहा हूं, f0 एंड f1 एंड f माइनस 1, ये 3 टर्म आपको पता करनी है, क्लियर है। f1 f माइनस 1, एक और लिख देता f2, ये 4 टर्म मुझे कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं जरा क्या होगा, वापस इजी है। देखो सबसे पहले तो fx लिख लो एज इट इज। fx में क्या लिख लिया मैंने, 2x क्यूब 7x स्क्वायर 8x प्लस 10। अब पहली टर्म देखो अगर मैं, तो पहली टर्म कैलकुलेट करने के लिए मुझे f0 मतलब x की जगह क्या पुट कर दूं, पुट x इक्वल टू 0। अगर x 0 पुट कर दूंगा तो यहाँ f0 आ जाएगा क्या, देखो जरा। अब f0 पता करने के लिए क्या करूं, 2 0 क्यूब 7 0 स्क्वायर 8 0 प्लस 10, तो f0 का वैल्यू पता करो जरा। तो ये तो 0 0 0 10, तो आंसर कितना आ गया, f0 का वैल्यू कितना आ गया 10। तो कुल मिला के है वही जो अपन ने यहां किया था ना, वही तो कहानी है, बट थोड़ा क्या किया, सुंदर सुंदर सा सजा सजा के बता दिया उसको, ठीक है। एक स्टैंडर्ड पैटर्न बना दिया, इसी को फंक्शन बोल दिया जाता है बस, ठीक है। ये फंक्शन का वैल्यू है, ये fx,
ये f0 का मतलब इस टाइप से बोला जा सकता है फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है। नेक्स्ट मैं f1 निकालने के लिए क्या करूं, पुट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पुट करूंगा इन फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन में यहां पे लिख दो इन fx, तो f1 कितना आ गया देखो, f1 बरोबर 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 7 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 प्लस 10, तो f1 कितना आ गया देखो, f1 को सोल्व करूंगा तो ये आ गया 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10, तो f1 का वैल्यू जो सोल्व करने पे कितना आ रहा है देखो, ए करो यहां से तो 8 और 8 10, 10 और 10 20, तो आंसर आ गया अपना 27, ये f1 का वैल्यू आ गया। अगर ऐसे ही सेम पैटर्न पे f-1 कैलकुलेट करना है मेरे को, f-1 कैलकुलेट करो, जरा वीडियो पॉज करो, आप f-1 कैलकुलेट करो और f-1 आ जाता है तो f2 का कैलकुलेशन करो, जरा इजी है ये, इसमें कुछ नया नहीं है। f-1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा देखो, पुट x इक्वल टू -1 इन fx, ठीक है, तो f-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा देखो, f-1 इक्वल टू यहाँ 2 -1 क्यूब, यहाँ -1 पुट कर दिया, प्लस 7 -1 स्क्वायर 8 -1 प्लस 10, इस टाइप से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको पता होगा -1 क्यूब कितना होता है, -1 ही होता है क्या, तो यहाँ 2 -1 प्लस 7, ये वाला क्यूब स्क्वायर करोगे, -1 स्क्वायर प्लस 1 होता है, -8 प्लस 10, तो f-1 का वैल्यू कितना आ गया, -2 प्लस 7 -8 प्लस 10, तो f-1 का वैल्यू सोल्व करने पे ये 10 से ये 5 8 और 2 10 हो गया, गायब हो गया, तो f-1 का वैल्यू 7 आ गया, f1 का वैल्यू अलग था, f-1 का वैल्यू अलग आया, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट बचा है f2, तो पुट x इक्वल टू 2 इन fx, ठीक है, ये कर देता हूं, तो f2 का वैल्यू आ जाएगा देखो कितना, 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 7 इंटू 2 स्क्वायर हो गया, 8 इंटू 2 प्लस 10, ठीक है, 2 क्यूब कितना हो जाता है, 2 क्यूब लिखोगे तो 2 इंटू 8 हो गया, 7 ये हो गया 4 16 प्लस 10, तो सोल्व करूंगा तो f2 का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, 8 इंटू 2 16 हो गया, ये 28 प्लस 16 प्लस 10, तो f2 का वैल्यू सोल्व करूंगा तो 16 और 16 32 और 28 कितना हो गया 60, और 60 एंड लास्ट 10 तो 70, तो f2 का वैल्यू 70 आ गया। तो इस टाइप से आप जो है फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से और भी वैल्यूज हो सकती है, बट मैंने क्या है ना इजी वैल्यू दिया है कि जहां पे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं हो रही है। अगर आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे f10 पूछ लिया सकते हैं, क्या f10 का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता मैं, f-13 का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, एक और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। अब रिवर्स पैटर्न पे पूछता हूं मैं, इस क्वेश्चन में क्या है देखो जरा, क्वेश्चन इस टाइप से दिया है कि fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10, क्लियर है, ये इस टाइप से दे दिया आपको। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड x when fx equal to, find x when fx equal to 19, मान लो इस टाइप से x का वैल्यू बता दूं जब फंक्शन का वैल्यू कितना है 19, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे जरा, आपको x का वैल्यू पता करना है क्या, fx कितना दिया है आपको, fx का वैल्यू 19 दिया है क्या, fx की जगह क्या लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 19, तो 3x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 19 माइनस 10, तो 3x स्क्वायर कितना आ गया 9, तो x स्क्वायर कितना आ गया 3 आ जाएगा 9/3, तो x का वैल्यू क्या आ गया, आप लिखोगे √3, बट इसका आंसर √3 नहीं लिखना है बेटा, प्लस माइनस √3 लिखना, मतलब x के दो आंसर हो सकते हैं, √3 और साथ में माइनस √3 भी हो सकता है। x का वैल्यू मैं √3 रखूं, x का वैल्यू √3 प्लस √3 और माइनस √3 दोनों ही वैल्यू यहां रखूंगा, अगर √3 रखूंगा तो भी 19 आएगा, माइनस √3 रखूंगा तो भी 19 लगेगा, तो ध्यान रखना माइनस वाला भी कंसीडर करना है, ज्यादातर बच्चे जो है यहाँ प्लस लगा के निकल जाते हैं, तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो आज वाला लेक्चर में अपन ने फंक्शन के बारे में बेसिक सीख लिया है। कल थोड़ा और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं। थैंक यू।